आज हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष व्यास, जो कि पूरे राजस्थान को स्पेशल रिपोर्टर के रूप में कवर करते हैं और जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उस पर इनकी पैनी नज़र है। लेकिन आज हम बात करेंगे केवल नागौर लोकसभा सीट की। तो मनीष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे कि नागौर में जो अब समीकरण बन चुका है, जिसमें एक तरफ हनुमान बेनीवाल अलायंस के उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है, क्या मानते हैं कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है? क्या समीकरण बन रहे हैं? नागौर की परिस्थिति पूरी तरह से अलग है अनीप जी। नागौर बड़ा वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से नागौर बड़ा समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे वोटर बड़ा साइलेंट रहता है। ज़्यादा तादाद जाट वोटर्स की है और जाट वोटर्स का हमने कई चुनावों में देखा है कि ये लास्ट दिन या एक दो दिन पहले, मतदान से एक दो दिन पहले अपना रुख बताते हैं। यहाँ हवा का रुख पता ही नहीं चलता है। तो हाल फिलहाल यहाँ चुनाव घुटने लगा है। मौजूदा परिस्थिति में देखें तो बेनीवाल थोड़ा आगे नज़र आते हैं ज्योति मिर्धा से, पर चुनाव आगे जाके किस करवट लेता है, चुनाव का नतीजा क्या रहता है, इसके लिए हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, नागौर का वास्तव में आपने जैसे कहा कि जाट मतदाता हैं, वो राजनीति में सबसे जागृत कास्ट मानी जाती है और ख़ासकर नागौर के जाट अंतिम समय में फैसले लेते हैं, ये भी सही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के आने के बाद में नागौर की सीट पूरे प्रदेश में हॉट सीट में है। अब हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस का कितना फ़ायदा मिलेगा, ये बताइए। हनुमान बेनीवाल के इंडी अलायंस में आने के बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश दिख रहा है। नेता अति उत्साही हैं। जाकिर हुसैन गोसावत और चेतन डूडी को हमने देखा, बहुत ज़्यादा अति उत्साह में है ये। सारे एमएलए उनके साथ नज़र आ रहे हैं, पर एक कहीं कमजोरी भी नज़र आ रही है। हनुमान बेनीवाल की नामांकन सभा में ये दावा किया गया था कि जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा और जो कांग्रेस से जीतकर विधायक बने वो सारे वहाँ मौजूद थे, पर वहाँ उन्हीं के गृह क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट लड़ने वाले तेजपाल मिर्धा गायब थे। तेजपाल मिर्धा की हमने अभी कोई पोस्ट नहीं देखी है। तेजपाल मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, पर वो हनुमान बेनीवाल के साथ में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यहीं आप देखें तो यही स्थिति कुछ अलग क्षेत्रों में और नज़र आ रही है। साथ है ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस में रहते कई दावे किए हैं, कई बीजेपी नेताओं पर उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं। आज वो उन्हीं आरोपों को डिफेंड करती नजर आएगी। तो पब्लिक बड़ी विचित्र सी स्थिति में है नागौर में। तो लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे दिल से ज्योति मिर्धा के साथ नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये दोनों ही साइड में है। ज्योति मिर्धा के साथ में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा है जो आम तौर पर आरएसएस और संगठन नज़र आता है। वैसी स्थिति बेनीवाल के साथ में नज़र आ रही है। बेनीवाल खुद आशंकित है। उन्होंने कुचामन की एक सभा में कहा भी है कि हमारा उनसे पाला पड़ा है जिनकी कांग्रेस में बहुत ज़्यादा घुसपैठ है और इसी के चलते मुझे गठबंधन करने में भी लेट हुआ है। तो ये स्थिति दोनों तरफ है, भीतरघात का डर दोनों ही तरफ है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, नागौर की अलग अलग गांवों में घूम रहे नेता, दोनों ही नेता, ज्योति मिर्धा ने को समय ज़्यादा मिला, उन्होंने ज़्यादा कवर कर लिया है, क्या इसका फ़ायदा उनको मिलेगा? नहीं, इसका कोई टाइम खूब पड़ा है अभी भी। और आजकल हम देखते हैं कि एक ही दिन में आदमी पूरी विधानसभा कवर कर लेता है और लोगों में मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत अच्छे से जा रहा है। सोशल मीडिया का खूब यूज कर रहे हैं सारे नेता। तो अब वो पुरानी परिस्थितियां नहीं है कि डोर टू डोर कैंपेन करना होता है। वैसे भी ये खाली एक गांव से दूसरे गांव खाली ब्रेक ही मारते हैं, बाकी गाड़ियां दौड़ती रहती है। सोशल मीडिया पे सारा प्रचार चल ही रहा है और बड़ी जल्दी मैसेज पहुंचता है। आज की डेट में जो संचार तंत्र काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है। अब किसका मैसेज लोगों को समझ में आता है, वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से आज आप डीडवाना आए हैं, तो डीडवाना में भी आपने देखा है माहौल। एक तरफ ज्योति मिर्धा का कार्यक्रम है, जाट समाज जो किसान सभा जिसे कहा गया है, और मारवाड़ी में उनको कहते हैं पटकन पार्टी, जो जिसके विपक्ष में जाती है वो सामने वाले को लोग उनको कहते हैं वो पटकन पार्टी, वो पटक देती है। तो इस बार पटकन पार्टी ज्योति मिर्धा के साथ है। दूसरी ओर यूनुस खान का ये होली स्नेह मिलन समारोह, ये भी कोई ना कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए किया गया है। तो आप क्या मानते हैं कि इसका भी कितना असर ज्योति मिर्धा के पक्ष में पड़ेगा या हनुमान बेनीवाल के पक्ष में? अब इसका किस तरफ असर पड़ेगा? यूनुस खान अपने पत्ते जल्दी से खोलते नहीं हैं। यूनुस खान को बहुत मैच्योर नेता माना जाता है। अब इनका रुख किस तरफ रहेगा? इनके वोटर वही वोटर हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। उन वोटरों का तो हमें लगता है कि वो सेंट्रल लीडरशिप के जो चुनाव है उनमें शिफ्ट हो जाएंगे बीजेपी के साथ। पर यूनुस खान के जो कोर वोटर हैं, जो उनके इशारे पे वोटिंग करते हैं, उनका किस तरफ रुख रहेगा? यूनुस खान उन्हें क्या मैसेज देंगे, यह भी भविष्य के गर्भ में है। ज्योति मिर्धा भी इनको अप्रोच कर रही है, हनुमान बेनीवाल भी इनको अप्रोच कर रहे हैं, पर ये किसके साथ रहते हैं? इसमें एक मेरे को थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है बीजेपी और यूनुस खान के बीच में। जितने भी निर्दलीय एमएलए जीते उन सबको बीजेपी ने गले लगा लिया।
यूनिस खान के मामले में कहाँ गैप नज़र आ रहा है? क्या यूनिस खान को बिल्कुल ही सियासी तौर पर बीजेपी के लिए अछूत हो गए हैं, या बीजेपी को ये ज्वाइन करना नहीं चाह रहे हैं? इन सारी चीज़ों का भी खुलासा होना भी बाकी है। अब वो परिस्थितियाँ किस ओर बैठती है। फिर गजेंद्र सिंह जो यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके पीछे यूनिस खान का कितना बैक सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें अभी नज़र आना बाकी है। देखिए, यूनुस खान पिछली वसुंधरा सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे थे, और उनके वही नंबर 2 आज उनके लिए उनके नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी माने उनके पीछे धकेल रहा है। खासकर राजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी वजह से आज इनकी एंट्री नहीं हो पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि यूनुस खान को भारतीय जनता पार्टी अगर लेती तो उनको विधानसभा चुनाव में भी फायदा होता और लोकसभा में भी फायदा होता। आप क्या मानते हैं कि यूनुस खान का भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान, कितना फायदा है? भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी के लीडर्स जो भी हैं, उनके लिए अब चुनावी जो कैंपेन है, चुनावी राजनीति है, उनसे उनको दूर किया जा रहा है। वो मौजूदा जो हिंदुत्व की जो इनकी चल रही है, उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। यूनिस खान एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी का चेहरा नहीं थे, वो डीडवाना में एक अलग छवि रखते हैं। उनकी डीडवाना क्षेत्र में एक मास लीडर की भी छवि है, वो हमने देखा है, निर्दलीय जीत कर आए। अब उनको कैसे एडजस्ट करती है बीजेपी, क्यों नहीं एडजस्ट कर पा रही है, ये तो उनकी लीडरशिप से ही पूछना पड़ेगा हमें। यूनिस खान को एडजस्ट किया जाना चाहिए था। यूनिस खान बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे। अब इनके वसुंधरा राजे की छवि शैडो कितना नुकसान कर रही है, नुकसान तो कर ही रही है। इन्हें पहले टोंक भेजा गया, अब फिर टिकट ही नहीं दिया गया, लास्ट तक ये टिकट करते रहे, सेंट्रल लीडरशिप से डिमांड करते रहे, पर बीजेपी की जो अभी जो सिस्टम बना है टिकट का, उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं यूनिस खान। चलिए, ये तो हो गई यूनुस खान की बात। राजस्थान में जिस तरह का सिनेरियो बना है, उसमें खासकर रविंद्र सिंह भाटी की बात करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसा चेहरा उभर के आए हैं अचानक से पूरी राजनीति में, चाहे कांग्रेस राजनीति हो, पूरे राजस्थान की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए हैं। विधायक का चुनाव उन्होंने जीत लिया है, अब वो घोषणा कर चुके हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। तो उसका बाड़मेर की सीट पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो भाजपा को नुकसान करेंगे या कांग्रेस को? भाटी तो वो सियासी बम बन चुके हैं जो सबको ही नुकसान कर रहे हैं। वो ना कांग्रेस को फायदा कर रहे हैं, ना बीजेपी को फायदा कर रहे हैं, वो दोनों ही पार्टियों को नुकसान कर रहे हैं। और वहाँ जो क्रेज हम पा रहे हैं, ग्राउंड पे हम बाड़मेर में नहीं गए हैं, पर सोशल मीडिया पे और जो उनके फोटो वीडियो वहाँ से आ रहे हैं बाड़मेर जैसलमेर से, सरहदी क्षेत्र से, वो वास्तव में अचरज में डालने वाले हैं कि एक युवा के लिए इतना क्रेज कैसे हुआ। अभी उस जस्ट फर्स्ट इलेक्शन एमएलए का लड़ा निर्दलीय, वो जीत गए। फिर लोकसभा के इलेक्शन में भी भारी भीड़ आ रही है। कल हमने देखा राजस्थान दिवस के कार्यक्रम में कुछ कलाकारों ने मंच से उनका गाना गा दिया, तो वहाँ क्रेज है। अब वो क्रेज, लोकसभा चुनाव इजी नहीं होता, विधानसभा चुनाव एक अलग चीज़ है, लोकसभा चुनाव एक अलग चीज़ है। भाटी इस बार अपना दमखम कितना दिखाते हैं, ये भी बड़ा मतलब चौंकाने वाली चीज़ होगी। देखिए, भाटी अगर ये चुनाव जीत जाता है तो मेरी नज़र में पूरे राजस्थान में अब तक के नेता कोई भी रहेंगे जो जमीनी स्तर का नेता माना जाता रहा है या उन्हें बड़े नेता माना जाता रहा है, अगर भाटी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर, माफ़ कीजिएगा, निश्चित तौर पर रविंद्र सिंह भाटी की जो पहुंच है वो केंद्र में सीधी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान में एक ऐसा लड़का आया है राजनीति में जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पछाड़ कर आगे बढ़ रहा है। तो क्या इसका कद बीजेपी में आगे बढ़ने की संभावना है? नहीं, मेरे को अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी का जो अभी सियासी जो चल रहा है दौर, उसमें बीजेपी बड़े क्लियर मार्जिन से जीत के आ रही है। और जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं तो लग रहा है कि 2024 भी क्लियर मार्जिन से बीजेपी निकाल लेगी। राजस्थान में और कहीं क्या परिस्थिति रहती है वो एक अलग चीज़ है, एक एक सीट की अलग बात है, पर क्लियर मार्जिन से इस बार भी सरकार बनाती दिख रही है बीजेपी। तो उन परिस्थितियों में निर्दलीय एमपी का वहाँ की कितना क्या ज़रूरत रहेगी, और वो निर्दलीय एमपी फिर लोकल लीडरशिप से, स्टेट लीडरशिप से जो उन्होंने सीएम ने सब ने मनाने का उन्हें प्रयास किया, उन परिस्थितियों में वो लीडरशिप उनके साथ में कितना रहती है, कितना इंटेक्ट रहती है। और 5 साल बाद में जो ये अभी क्रेज दिख रहा है, जब 5 साल में एक निर्दलीय एमपी जब दोबारा वोट मांगने जाएगा, उस समय वो क्रेज की क्या परिस्थिति रहेगी, ये बड़ा विचित्र सवाल है। हमने कहीं निर्दलियों को क्लियर मार्जिन से आते देखा है, फिर उनका सियासी अंत होते भी देखा है। जब तक बड़ा राष्ट्रीय दल आपके पास नहीं हो, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं प्रदेश की सियासत पर। जिस तरह का चुनावी समीकरण हर सीट पर बन रहा है, उसमें खासकर चूरू का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे ही राहुल कसवा की टिकट कटी, और उससे पहले भी जाट बनाम राजपूत जो राजस्थान की राजनीति में दोनों ही जातियां बहुत ही जागृत है, जो बहुत ही ऊपर उठी हुई जातियां हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे राजनीति में हो।
लेकिन इसका कितना असर इस चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि राहुल कसवा की टिकट कटते ही और जो ट्रांसफ़र की लिस्ट आई थी उसके बाद जाट समाज में एक रोष है कि हमारे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी छांट छांट के दूर भेज रही है, काला पानी दिखा रही है या फेंक रही है। उसका असर इस चुनाव में कितना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूरे राजनीतिक समीकरण में ये फैक्टर बहुत काम कर रहा है। नहीं, जाट समाज में रोष तो है ही, दिख ही रहा है जाट समाज का रोष। इसी जाट समाज के रोष को गोविंद सिंह डोटासरा ने ढंग से केस करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने दांव खेला है पूरे जाट वोटर्स पे, पर इसका नुकसान भी हुआ है। इसका नुकसान अदर कास्ट की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है कांग्रेस को। अभी आपने देखा होगा भीलवाड़ा का टिकट भी बदल दिया, सीपी जोशी को मजबूरी में टिकट देना पड़ा। फिर राजसमंद की सीट पर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जो वहाँ से लड़ना ही नहीं चाह रहा था, उसने टिकट दे दिया। अभी जिस प्रत्याशी को टिकट बदल कर वहाँ पे शिफ्ट किया गया है भीलवाड़ा से, वो प्रत्याशी भी वहाँ से लड़ना नहीं चाह रहे। हमने ब्रिजेंद्र ओला का बयान देखा, वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। कई प्रत्याशी ऐसे थे जो चुनाव लड़ना ही नहीं चाह रहे थे। तो उन परिस्थितियों में अदर कास्ट का एक जाति के सहारे राजस्थान का चुनाव या लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। बाकी जातियों का साथ कितना मिलेगा, जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं वो कितने इंटेक्ट रहेंगे, इन सब पे नतीजे डिपेंड करेंगे। बाकी ये सही है आपकी बात कि जाट समाज में रोष है और उस रोष को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया है, पर इसके चलते कांग्रेस ने कुछ जातियों को नाराज़ भी किया है। तो उनका कितना असर होता है ये सब मतगणना के बाद ही हमें समझ में आएगा। चलिए, अब अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हिसाब से आपकी नज़र में राजस्थान में, ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, लेकिन जो मिशन 25 है या अब की बार 400 पार, क्या भाजपा का मिशन 400 पार और मिशन 25 पूरा हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मेरा मानना है कि भाजपा ने मिशन 400 पार एक ऐसा नारा दिया है जो एक नारा है, और उस नारे के मार्फत इन्होंने विपक्ष को एक दिमागी तौर पे लड़ाई लड़ी जाती है कि दिमागी रूप से उसको हताश कर देना, कि ये नारा ऐसा है कि विपक्ष अब 400 पार को कम करने में लगा है, अब वो अपनी सरकार बनाने में नहीं लगा है। तो जो बीजेपी माइंड गेम खेल रही थी उसमें वो माइंड गेम खेल रही है। मेरे हिसाब से ये एक माइंड गेम ही था। बाकी 400 पार करने के लिए बीजेपी को साउथ में, बंगाल में, कई जगह बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करना पड़ेगा। सिर्फ नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में सीटें लाने से नहीं होगा, इसके लिए पूरे भारत में 400 पार के लिए सीटें लानी पड़ती है। तो वो अभी होता तो नहीं दिख रहा है। रही बात मिशन 25 की, 2 बार इन्होंने किया है, तीसरी बार और करने की तैयारी में। ट्रेंड भी बता रहे हैं, इक्का दुक्का सीटों को मैं नहीं मानता कि वहाँ क्या परिस्थिति रहेगी, पर ट्रेंड तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत ज़बरदस्त लीड ले रही है राजस्थान से। कितनी सीटें आ सकती है 25 में से? इनका अभी दावा करना बड़ा जल्दी होगा हनीफ साहब, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी बीजेपी लीड लेती दिख रही है। ये बता दीजिए कि मिशन 25 पूरा होगा या नहीं होगा? ये भी भविष्य के गर्भ में छिपा है। परिस्थितियां क्या बनती है, मिशन 25 में कुछ सीटें टफ नज़र आ रही है, चूरू, नागौर, बाड़मेर, इन सीटों पे आगे जाके क्या परिस्थितियां बनती है, वही उन्हीं पे मिशन 25 टिका है और उन्हीं पे मिशन 25 की असफलता टिकी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनीष व्यास, जो हमारे साथ राजनीतिक चर्चा के लिए जुड़े थे, और इन्होंने बहुत ही सकारात्मक बातें की है वर्तमान राजनीतिक हालात को, चाहे वो नागौर की हो, चाहे राजस्थान की हो, और चाहे पूरे हिंदुस्तान का मिशन 25 और मिशन अब की बार 400 पार। तो देखते हैं आने वाले दिनों में चुनाव का जो रंगत है वो किस तरह आगे बढ़ती है, राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, राजस्थान की राजनीति में क्या नए गुल खिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जय हिंद।